हेलो दोस्तों, दिस इज अंकित श्रीवास्तव आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रीट। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में सिटीजनशिप को लेकर काफी ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा था। अब सिटीजनशिप में डिस्प्यूट क्यों चल रहा था, कौन सा राज्य इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है? तो जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है, असम। तो आखिरकार ये चीजें एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड है, इसको हम लोग पूरा समझेंगे। लेकिन इसको समझने के लिए आपको 3-4 बातों पर थोड़ा ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप मतलब कि नागरिक, मतलब कोई भी देश अपने नागरिकों को क्या देता है? सिटीजनशिप देता है। और उससे सिटीजनशिप के ही स्वरूप वो उसे वहाँ के काफी सारे रिसोर्सेज पे, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज पे, वहाँ के लॉज पे, वहाँ पे जो भी उन्हें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं उन पे अधिकार देता है। कुल मिला के बात यह है कि सिटीजनशिप का मतलब ही बहुत सारे राइट्स हैं जो कि एक सिटीजन को दिए जाते हैं। दूसरी बात यह है, अब क्योंकि राइट्स दिए जाते हैं और अगर कोई आपसे आपके राइट्स का वायलेशन करेगा या फिर कोई दूसरा बंदा आपके देश में आकर के राइट्स इलीगली तरीके से आएगा और राइट्स लेगा तो भी डिस्प्यूट हो सकता है। तो जी हाँ, बात बिल्कुल ऐसी ही है। बात मैं इस लेक्चर में पूरी करूंगा कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं और हमारे देश के रिसोर्सेज पे, या फिर जो सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिए और साथ ही साथ वो काफी सारे राइट्स के लिए हकदार हो गए, पूरा लेक्चर उसी पे चलेगा। और अगर कुछ बातों पे मैं फोकस करूं, कभी भी इस पूरे लेक्चर में आपको एक बात ध्यान रखना है, कभी भी इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स ऐसा नहीं है कि एक बार में ही सारे आए, जब आए तब यहाँ पे एक अलग कानून बना। हमारे अगर मैं भारत की बात करूं तो 1971 से लेकर के अभी साल 2020-21 के आसपास ये काफी ज्यादा हॉट टॉपिक बना रहा। इसमें आप एक चीज गौर कीजिएगा, जब भी इलीगल माइग्रेंट्स के विरोध में बात चलेगी तो बीजेपी वहां पे एग्रेशन होगी, क्योंकि उनका जो रुझान रहता है वो इलीगल माइग्रेंट्स के अपोजिशन में रहता है। लेकिन वही अगर कांग्रेस होगी तो कांग्रेस एकदम धीमी पड़ेगी, उसके होम मिनिस्ट्री में भी एकदम सन्नाटा छाया रहेगा। ये दो बातें होगी। और तो और आपको इस एक बात का और ख्याल रखना है, खासा ख्याल रखना है कि इनके लिए जब बीजेपी की सरकार है तब इनके अपोजिशन में कोई ना कोई रूल बनाएगी और इलीगल माइग्रेंट्स को हटाने की बात करेगी। लेकिन वहीं पे अगर कांग्रेस है तो उसे अपनाने की बात करेगी, क्योंकि वो उसके वोट बैंक है। देखिए, इतनी बात आप समझ जाओगे तो आई होप आपको पूरा लेक्चर ही समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें सिटीजनशिप को समझना जरूरी है। आखिरकार ये 5 ऐसे फंडामेंटल तरीके से किस तरीके से हमारे देश के नागरिकों को या फिर जो बाहर से आते हैं उन्हें सिटीजनशिप मिलती कैसी है, इसके 5 तरीके हैं। मतलब कि जो एक पेरेंट एक्ट था, सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसके तहत साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि सिटीजनशिप इस तरीके से मिलेगी। उसके क्लॉज 3 से लेके क्लॉज 8 तक में ये बातें लिखी गई। क्लॉज 3 में बाय बर्थ, क्लॉज 4 में बाय डिसेंट, क्लॉज 5 में बाय रजिस्ट्रेशन, क्लॉज 6 में बाय नेचुरलाइजेशन, क्लॉज 7 में बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि जिस भी टेरिटरी को हमने अपनाया है और उसके सिटीजन को भी हम क्या देंगे? सिटीजनशिप देंगे, बिल्कुल देंगे। अब देखिए, इसमें जो क्लॉज 3 और क्लॉज 4 है, मतलब कि क्लॉज 3 में बाय बर्थ और क्लॉज 4 में बाय डिसेंट, इन दोनों में आप लोगों को समझना है, इन दोनों में आगे आने वाले समय में क्या होंगे? अमेंडमेंट्स होंगे। क्यों होंगे अमेंडमेंट्स? उसका कारण 2 है एक्चुअली। जो हो सकता है कि जो पुराने लॉज बनाए गए हैं वो अभी के समय से वो फिट नहीं बैठ रहे हो। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनको हम क्या करें? ज्यादा से ज्यादा राइट्स नहीं देना है और उन्हें जल्दी से जल्दी डिटेन करना है और डिपोर्ट करना है। तो ये बात है। अब जैसे जैसे मेरा लेक्चर आगे बढ़ेगा, मैं आपको जो उसमें अमेंडमेंट होंगे मैं आपको बताते चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों, जो स्टेट सबसे ज्यादा प्रभावित है इलीगल माइग्रेंट से, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे असम के क्राइसिस पे। देखिए, असम क्राइसिस क्या है। तो क्या रहा था कि अगर हम फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर की बात करें, यानी कि 1825 की बात करें, तो आप सभी को पता है कि उस समय मणिपुर और असम दोनों का एक्विजिशन किसने कर रखा था? म्यांमार ने कर रखा था, यानी कि उस समय का बर्मा। फिर फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर होता है, असम को हम लाते हैं, मणिपुर को भी हम इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित करते हैं। लेकिन इस बीच में काफी सारे जो माइग्रेंट्स हैं बांग्लादेश से, मतलब उस समय तो बंगाल में ही पूरा आता था, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, ये सब तो बंगाल का हिस्सा था। तो वहां से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि असम में जाते हैं फॉर द सेक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन टी गार्डन्स एज अ प्लांटेशन वर्कर, है ना। देखिए, अब दूसरे इंस्टेंस में आपको बताऊं तो 1931 की अगर मैं बात करूं तो लोकल माइग्रेंट्स काफी चले जाते हैं असम में। वो क्यों जाते हैं? वो भी उसी पर्पज से आते हैं क्योंकि उनके देश में, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं तो म्यांमार की तरफ में और बांग्लादेश की तरफ में, तो इन सभी जगह पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं थी वर्कर्स के लिए, तो ये लोग चले जाते हैं कहाँ? असम में। फिर वही बात है टी गार्डन्स में काम करने के लिए। तीसरा अगर मैं आपसे बात करूं
देखिए तीसरे इंस्टेंस पे आते हैं। तीसरा इंस्टेंस क्या हो सकता है? 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो आपको पता है कि उससे पहले यानी कि 12 साल पहले ही म्यांमार अलग हो चुका था और 1947 में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान यानी कि ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज के डेट में हमारा बांग्लादेश है वो अलग हुआ। लेकिन वहां के लोगों ने सोचा कि हम भारत में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। वहां के स्पेशली जो हिंदूज है वो वहां सोचे कि हम लोग भारत में आते हैं और कुछ मुस्लिम भी आ गए, तो जो पॉपुलेशन है भारत में उसमें इजाफा और ज्यादा हो गया उनके आने से। लेकिन मसला यहाँ पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा था। प्रॉब्लम तब हुई जब 1971 में, आप सभी को पता है कि 25 मार्च 1971 को ही बांग्लादेश लिबरेशन डे मनाया जाता है और 25 मार्च से लेकर के लगभग 15 दिसंबर 1971 के आसपास जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ उस बीच में काफी सारे इलीगल माइग्रेंट्स हमारे भारत में आ गए। तो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है और इस समय लगभग जो पॉपुलेशन आई थी भारत, ये ऑन एन एवरेज 1 से 2 करोड़ के आसपास थी। अब आप समझ ही सकते हो ये जाएंगे कहाँ। देखिए इनके पास दो ही तरीके हैं, एक तो ये वेस्ट बंगाल चले जाएं और दूसरा ये चले जाएं असम में। लेकिन वेस्ट बंगाल कौन जाएगा? जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, जो थोड़ा जानकार है, तभी वहां जाके कुछ मतलब कि पढ़ाई से रिलेटेड ही काम काज कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें असम में, तो असम में रिसोर्स बहुत ज्यादा है। तो असम में रिसोर्स बहुत ज्यादा होने के कारण क्या हो सकता है कि जो यहाँ के वर्कर्स जा रहे हैं वहां पे, जो फार्मर्स जा रहे हैं वहां के टी गार्डन्स जाके काम करेंगे जैसा वो करते आ रहे हैं। देखिए अब यहां तक में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में इजाफा हो चुका होता है, लेकिन असम की जनता अलग परेशान की अब ये हमारे पास आ गए हैं तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारा जो कस्टम है, हम नहीं चाहते कि ये लोग इसमें आकर के इन्वॉल्व हो जाएं और हमारे कस्टम को बर्बाद कर दें, है ना। देखिए मसला यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं करता है, तब दिक्कत तब आती है जब 1979 में असम का लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होने वाला था। आपको पता है इलेक्शन में सभी वोटर मतलब कि वोटर लिस्ट बनाई जाती है और उसमें जो वोटर्स होते हैं उनकी पहचान की जाती है कि भाई ये किस किस एरिया से आता है। उस पूरे इलेक्टोरल रोल में ये देखा जाता है कि ऑन एन एवरेज 40 लाख इलीगल माइग्रेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, वहां का वोटर लिस्ट प्राप्त किया है। अब जरा आप समझ सकते हैं कि असम के लोगों की मानसिकता उस समय क्या होगी। कोई भी अगर वहां से खड़ा होता है तो वो समझ रहा है कि ऑटोमेटिकली वोट किसको जाना है, क्योंकि उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के ही समय काल में ये सारा कुछ हुआ, तो ये लोग वोट भी किसको देंगे? अब आप परेशान हो, किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हो तो आप वोट किसको दोगे? जिसने आपको परमिशन दिया है यानी कि इंदिरा गांधी। इट मीन्स कि आप कांग्रेस को वोट दोगे। तो आसाम से कोई भी नेता खड़ा हो उससे क्या मतलब है, वोट तो हम देंगे इंदिरा गांधी को ही। तो ये है सबसे बड़ा कारण। अब देखिए 1979 में इलेक्शन का समय आ जाता है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि आखिरकार इलेक्शन करवाएंगे कैसे, क्योंकि 40 लाख जो वोटर लिस्ट में शामिल है वो तो इलीगल माइग्रेंट्स हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी होता है, आने वाले समय में बताता हूं आपको कैसे। अब देखिए इलेक्शन का समय आता है, इलेक्शन का समय जैसे ही आता है तो एक उसी के इर्द गिर्द आंसू का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, जो कि साफ साफ अपोज करता है इस इलेक्शन को, यानी कि कांग्रेस को अपोज करता है। आप समझ सकते हो। अब 3 मेंबर्स इसमें होते हैं। सबसे पहले प्रफुल्ल कुमार महंत, दूसरे होते हैं बीके थापा और तीसरे होते हैं बीके शर्मा। इन तीनों जो होते हैं ये इलेक्शन को अपोज कर रहे होते हैं और इसमें उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि इलेक्शन होगा। लेकिन 1951 में जो जवाहरलाल नेहरू ने एनआरसी करवाया था, यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनवाया था, और उसमें उन्होंने उनके नाम रख दिए थे जो कि 1947 से 51 के आसपास में जो भी इलीगल माइग्रेंट्स आए हों या फिर वहां के मूल निवासी हों। इससे क्या होता कि आगे जो भी इलीगल माइग्रेंट्स आएंगे तो उनको हम फिल्टर कर देंगे, उनको पहले ही साइड कर देंगे वोटर लिस्ट से, तो होता। तो इससे आंसू का भी वही स्टैंड था कि भाई आप 1951 वाले सेंसस के अकॉर्डिंगली करवाओ। लेकिन इंदिरा गांधी ने एक और एग्रीमेंट कर लिया था 16 दिसंबर 1971 को। किसके साथ? आपको पता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया था, जो कि उस समय पाकिस्तान के पीएम थे। एग्रीमेंट में ये साफ स्पष्ट था कि ठीक है अभी तक 1971 यानी कि 16 दिसंबर 1971 तक जो लोग आ गए सो आ गए, इसके बाद जो आएंगे उन्हें हम इलीगल माइग्रेंट्स मानेंगे। अब जरा सोचिए 1951 और ये है 1971, इसमें कितने लोग आ गए होंगे? तो सबसे बड़ा बहस का जड़ यही था। तो दोनों में तालमेल बैठा नहीं, और इंदिरा गांधी क्योंकि पीएम थी, तो पीएम तो भाई आप समझ सकते हो उसकी पावर को। तो इलेक्शंस होते हैं, लेकिन इलेक्शंस होते हैं जरूर, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारा कारनामा हो जाता है। इस बीच में 2 गांव नीली और याले गांव, दोनों में जाकर के जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग होते हैं, यानी कि आंसू के काफी सारे मेंबर्स, ऐसा माना जाता है कि वो वहां जाते हैं उस गांव में जो इलीगल माइग्रेंट्स का गांव होता है, और वहां जाकर के लगभग 10 से 20 लाख लोगों को वहां पे उनका जीनोसाइड कर देते हैं। हालांकि ये बिल्कुल ही दुखद घटना है। इसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट आता है, सीएम बनते हैं
इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही एक रिप्रेजेंटेटिव सीएम बनते हैं, लेकिन उस सीएम की बहुत ज्यादा वैल्यू होती नहीं है। अब देखिए समय आता है, ये तो बात हो गई पूरी कि भाई 1979 में जो इलेक्शन यानी कि सबसे पहले जो रूपरेखा है असम डिस्प्यूट की वो आपको साफ दिख गई होगी। अब इसके बाद समय आता है 1983 में फिर से इलेक्शन, फिर से असम लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन, और साथ ही साथ हो क्या रहा था कि इस बीच में जो वहां की लोकसभा की सीटें हैं उस पर भी इलेक्शन नहीं हो रहा था, तो चलिए वहां पे भी इलेक्शन करवाने का इन्होंने सोचा। तो जी हाँ, 1983 में ही लोकसभा की 12 सीटों पे इलेक्शन और लेजिस्लेटिव असेंबली की 133 सीटों पे इलेक्शन। देखिए यहाँ पे इलेक्शन होगा लेकिन कुछ शर्तों के साथ होगा। इसी समय आपको मैं बता दूं एक एक्ट आया था जिसका नाम था इलीगल माइग्रेंट्स डिटेंशन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि 1983 में आया हुआ इलीगल माइग्रेंट्स डिटेंशन बाय ट्रिब्यूनल, यानी कि सोल जो जिम्मेदारी होगी वो ट्रिब्यूनल की होगी, जो स्टेट ट्रिब्यूनल होंगे उनकी जिम्मेदारी होगी। अब इसमें साफ स्पष्ट कर दिया गया था, जितनी भी बातें थी सब कुछ इलीगल माइग्रेंट्स के फेवर में था। उसमें साफ स्पष्ट था कि जो ओनस ऑफ प्रूफ होगा वो किसके पास होगा, वो होगा स्टेट के पास। इसका मतलब ये होता है कि अगर स्टेट को या फिर पुलिस को या फिर किसी भी इंसान को अगर किसी भी माइग्रेंट पे शक है कि ये इलीगल माइग्रेंट है, यानी किसी भी सिटीजन पे शक है कि ये इलीगल माइग्रेंट है, तो वो कुछ कर नहीं सकती है अगर वो उसके 3 किलोमीटर रेडियस से बाहर आता है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरा, पुलिस उसे डिटेन नहीं कर सकती है बिना किसी प्रूफ के। अब आप समझ सकते हैं कि 3 किलोमीटर के रेडियस में है, बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स हैं, कोई किसी को कहीं से कहीं शिफ्ट कर देगा। तो ये बातें हो गई साफ। अब आप समझ सकते हो कि कितना बकवास एक्ट था, आपको अंदाजा लग चुका होगा। लेकिन इसी से पहले 1964 में एक फॉरेनर्स एक्ट के तहत उसमें कुछ रूल्स बनाए गए थे। कभी भी एक एक्ट बनता है तो उसमें रूल्स बनाए जाते हैं आने वाले समय में। रूल ये बनाया गया था कि जो ओनर्स ऑफ प्रूफ है वो होगा जो एक्यूज है, यानी कि जिसके ऊपर संदेह हो रहा है, उसको प्रूफ करना होगा कि मैं इलीगल माइग्रेंट नहीं हूं। लेकिन आईटीडीटी में क्या था, उसमें साफ स्पष्ट था कि प्रूफ कौन करेगा, पुलिस करेगी, स्टेट करेगा, या फिर जो लोग हैं वो करेंगे। अब आपने कुछ कहीं से एक इंच छोड़ा ही नहीं है कि वो प्रूफ कैसे करेंगे, है ना। तो दोनों ही एक्ट आपस में कोलैप्स कर रहे थे, आपस में इन लोगों में तालमेल नहीं बैठ रहा था। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे चीजें। अब आपको पता है कि ये समय ऐसा है कि यहाँ पे 2 लॉज लगे हुए हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए कि फॉरेनर्स एक्ट के तहत कुछ रूल्स लगाए गए थे 1964 में, जो कि लाल बहादुर शास्त्री ने लगाया था। उसमें साफ डिक्लेयर था कि अगर यहाँ पे कोई भी इंसान जो भी इलीगल माइग्रेंट्स है उस पर संदेह करेगा तो उस संदेह के बेसिस पे इलीगल माइग्रेंट्स को, जो भी इलीगल माइग्रेंट है उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा और ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है उस इलीगल माइग्रेंट पे आ जाएगा। मतलब कि उसे साबित करना पड़ेगा कि वो इलीगल माइग्रेंट है कि नहीं है। लेकिन आईटीडीटी जो एक्ट था ये इससे बिल्कुल नहीं अलग था। आईटीडीटी एक्ट जो कि 1983 का है, जो कि इंदिरा गांधी ने लागू किया था। अब इसमें क्या था, ओनर्स ऑफ प्रूफ जाएगा किस पे, जो शक कर रहा है, यानी कि जो ओनर्स ऑफ प्रूफ होगा वो एक्यूज पे बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि उसे आजादी दी जाएगी। ये यहाँ पर पुलिस और जो भी इंसान शक कर रहा है उस पे ओनर्स ऑफ प्रूफ होने वाला है। ठीक है, इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे समय आता है 1984। आपको पता है कि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो चुका था 1984 में। अब आगे बात बने तो बने कैसे, राजीव गांधी सरकार में आए और काफी भारी भरकम बहुमत से वो जीते भी इलेक्शन। इसके बाद उन्होंने कोशिश की कि हम असम को थोड़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएं। उसके तहत उन्होंने असम अकॉर्ड किया, यानी कि असम समझौता या फिर आपसी सहमति, जो कि असम के गुट में मतलब डिफरेंट जो ग्रुप्स थे उसके बीच में थी। सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आशू, जो कि इलेक्शन को अपोज कर रहा था, आशू ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, जिसके 3 मेंबर्स थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इनमें वहां के होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और तो और यहाँ पे उन लोगों के बीच में एक कंसेंसस यानी कि एक अकॉर्ड बनाया गया जिसके तहत आगे कोई डिस्प्यूट ना हो। अब ये अकॉर्ड क्या था, आपको पता होना चाहिए कि जो अकॉर्ड था, जो फसाद का जर था, वो इलीगल माइग्रेंट्स थे और उनके 40 लाख मेंबर जो कि वोटर लिस्ट में शामिल थे। इससे बचने का एक उपाय था। आपको 2 ईयर तो पता ही होंगे ना। 1951 जब जवाहरलाल नेहरू ने क्या करवाया था, सेंसस करवाया था, या फिर हम उसे एनआरसी बोलते हैं। जब जवाहरलाल नेहरू ने एनआरसी करवाया था वो, और 1971 में जो एग्रीमेंट हुआ था, आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में, ठीक है, उसके तहत उन दोनों के तहत दोनों ही अलग अलग थे। अगर वहां पे एनआरसी हो चुका है, आपको पता होना चाहिए, अगर वहां पे एनआरसी हो चुका है तो जितनी जनता उस समय है उतनी ही जनता आगे ही वोट करेगी। लेकिन 1971 में केस क्या था, 1971 तक में जो भी लोग बांग्लादेश से इंडिया आए वो लीगल है, तो दोनों मैच नहीं कर रहा था। तो इसका बीच का रास्ता निकाला गया 1966, 1 जनवरी 1966। अब असम अकॉर्ड को समझते हैं। असम अकॉर्ड में था कि अगर 1 जनवरी 1966 से पहले जो आए हैं उसे हम इलीगल माइग्रेंट्स नहीं मानेंगे बल्कि हमारा सिटीजन्स मान लेंगे।
जो लोग 1 जनवरी 1966 से लेकर के हम बात करें 25 मार्च 1971 तक के बीच में आए हैं, उन्हें हम क्या करेंगे, क्योंकि वो इलीगल माइग्रेंट्स नहीं है और उनके साथ ऐसा किया जाएगा कि उन्हें पहले 10 साल तक उनका जो वोटर लिस्ट है उनमें से उनका नाम काट दिया जाएगा और 10 साल के बाद उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो प्रॉब्लम हो रही थी कि 40 लाख लोग हमारे वोटर लिस्ट में आ गए हैं, तो कम से कम वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट ये था कि 1971 यानी कि 25 मार्च 1971 के बाद जो भी आएगा बांग्लादेश से इंडिया में, उसे हम मानेंगे इलीगल माइग्रेंट, सिर्फ बांग्लादेश से नहीं बल्कि और भी जगहों से। ठीक है, तो यहां तक में मसला शांत हो गया था। लेकिन इसमें एक क्लिंच था। क्लिंच ये था कि आपको पता होना चाहिए कि ये सब जो ठोस निर्णय लिए गए, ये सब कांग्रेस की सरकार में लिए गए और इससे भी ठोस डिसीजंस लिए जाते थे बीजेपी की सरकार में। चलिए हम बात करते हैं 1987 की। 1987 आपको पता ही होगा। 1987 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए डिफरेंट जगहों पे, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि सिटीजनशिप हमें कैसे मिलती है। इसके 5 क्लॉज हैं। सबसे पहले क्लॉज 3, 4, 5, 6, 7। 3 में बाय बर्थ यानी कि जन्म के बेसिस पे, आप अगर इंडिया में आपका जन्म हुआ है यानी कि इंडिया में अगर आपका बर्थ हुआ है तो आप यहाँ के सिटीजन मान लिए जाओगे, या फिर आप 26 जनवरी 1950 के 5 साल पहले से यहाँ रहते आ रहे हो तो भी आपको सिटीजन मान लिया जाएगा। तो ये कंडीशंस थी यहाँ पे। दूसरा डिसेंट के बेसिस पे। डिसेंट में क्या था कि अगर आपके पिता इंडिया के हैं और आपका पैदा कहीं भी हो गए, यूएसए, जापान, तुर्की, कहीं पे भी आप पैदा हो गए, अगर आपके पिताजी इंडिया के हैं तो आप डिसेंट के बेसिस पे यहाँ के सिटीजन मान लिए जाओगे। लेकिन ये तो काफी बेहुदा सा कानून था ना कि सिर्फ पिता ही वहां के होंगे, माता भी तो हो सकती है। तो जी हाँ, समय आता है दोस्तों 1987 का। 1987 में सबसे पहले जो बाई बर्थ वाला क्लॉज था उसमें अमेंडमेंट किया गया और ये साफ स्पष्ट कर दिया गया कि अगर, देखिए ये सब जो भी होगा, मैं बता दे रहा हूं पहले आपको, ये सब जो भी होने वाला है ये सब इलीगल माइग्रेंट्स को कम करने के लिए हो जाएगा। तो 1987 में जो बाई बर्थ में एक अमेंडमेंट हुआ जिसमें साफ डिक्लेयर कर दिया गया कि अगर माता या पिता दोनों में से कोई एक इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। इसमें पहले क्या था कि कोई भी, अगर कोई नहीं भी है, अगर आपका बर्थ हुआ तो आप हैं सिटीजन यहाँ के, लेकिन अब इसमें जोड़ दिया गया कि भाई कोई एक आपका माता या पिता यहाँ के सिटीजन होने चाहिए। इसमें फिर से अमेंडमेंट होता है साल 2004 में। 3 में होता है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है 4 में, है ना। 4 में क्या इम्प्लीमेंट किया गया, उसमें साफ डिक्लेयर किया गया कि माता और पिता दोनों ही यहाँ के होने चाहिए, या फिर एक अगर इंडिया का है तो दूसरा इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई फॉरेनर भी हो सकता है। आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे सारा कुछ किया जा रहा है इलीगल माइग्रेंट्स को रोकने के लिए। इसी बीच में 1992 में डिसेंट वाले कॉलम में आइएगा, यानी कि क्लॉज 4 में आप आइएगा डिसेंट वाले कॉलम में। उसमें ये साफ स्पष्ट कर दिया गया कि अगर माता या पिता दोनों में से कोई भी इंडिया का नागरिक है तो आपको यहाँ के सिटीजनशिप ऑल मिल जाएगी डिसेंट के बेसिस पे। तो इतनी बातें हैं दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं इसका सॉल्यूशन। अब हम फाइनली बढ़ेंगे सॉल्यूशन की तरफ। आपको पता होना चाहिए कि आईटीडीटी को भी रिपील करवाना है। क्यों रिपील करवाना है? क्योंकि ये जो लॉ है ये बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल, या फिर आप इसे इलीजिटिमेट बोलो तो ज्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा। ठीक है, कैसे? आईटीडीटी में क्या है कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो उसको प्रूफ नहीं करना है, जो सोच रहा है या फिर जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको प्रूफ करना है कि ये संदिग्ध, मतलब कि ये एक्यूज है या फिर ये इलीगल माइग्रेंट है। तो सबसे पहले साल 2005 में जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, सबसे पहले उसको रिपील करेगी। दूसरा जो सॉल्यूशन यहाँ पे होगा, आपको पता होना चाहिए कि असम अकॉर्ड में तीसरा क्या था। तीसरा जो पॉइंट था ये था कि 1966 से लेकर के 1971 के बीच में जो भी लोग इंडिया में आए हैं तो वो लोग तो इलीगल माइग्रेंट से उनका 10 साल वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया जाएगा और फिर से वोटर लिस्ट में उनको जोड़ दिया जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स। लेकिन 1971 के बाद वाले जो है उनका क्या होगा? जी हाँ, उनको क्या करेंगे? उनको डिटेन करेंगे और डिपोर्ट करेंगे। अब इसमें कैसे करेंगे? इसके लिए एक प्रॉपर एनआरसी होगा जिसके तहत ये देखा जाए कि कौन कौन असम का है और कौन कौन इलीगल माइग्रेंट्स है। तो वो प्रोसेस भी करना था लेकिन वो प्रोसेस हो नहीं रहा था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस बीच में काफी लंबा टेन्योर कांग्रेस गवर्नमेंट गुजारी वहां पे। बीजेपी को काफी कम समय मिला 1998 से लगभग वो लोग यहाँ पे 2004 तक रहे। ठीक है, एक काम तो उन्होंने फाइनली करवा दिया आईटीडीटी को रिपील करवाने वाला, लेकिन और आगे बढ़ना था और काफी इंपॉर्टेंट कदम एक लेने वाली थी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे। आप समझिएगा, असम अपने फाइनल सॉल्यूशन की तरफ पहुंच रहा है धीरे धीरे। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि एनआरसी के लिए सख्त आदेश दे दिए गए थे बाई असम अकॉर्ड। इतना सब हो गया, लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो अभी भी है। आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्थ ईस्ट जितने भी स्टेट्स हैं सभी अपने प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। प्रॉब्लम से कैसे जूझ रहे हैं मैं आपको बताता हूं कि जो 40 लाख इलीगल माइग्रेंट्स थे जो कि वोटर लिस्ट में शामिल थे 1979 के असम लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में, वो तो अभी भी है ना।
और वो तो और बढ़ गए होंगे। तो मोदी सरकार आती है 2014 में और उसने 2016 में एक बिल प्रस्तुत किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। मैं आपको बताना चाहूंगा 2016 के बारे में। दरअसल उस बिल में ये साफ स्पष्ट था कि हम क्या करेंगे कि जो भी इलीगल माइग्रेंट्स 25 मार्च 1971 से लेकर के 2014 तक आए हैं, कब तक? 1971 से लेकर 2014 तक, यानी कि जब से मोदी गवर्नमेंट बनी है उस समय तक के बीच में जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं उसमें से हम मुस्लिम और यहूदी को छोड़ के बाकी जितने भी माइनॉरिटीज हैं जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हैं उन सबको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हम मुस्लिम और यहूदियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत क्या है, भारत में हिंदू ज्यादा है। अगर हिंदू के साथ कहीं भी बाहर में किसी तरह का प्रोसिक्यूशन होगा तो भारत ही उसको एक्सेप्ट करेगा ना। अब इसके बाद की बात करते हैं हम लोग। देखिए इसमें एक चेंज किया गया, क्यों चेंज किया गया मैं आपको वही बता देता हूं। 2016 में जो ये बात हुई आपको बता देता हूं मैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स आए थे उसमें से लगभग 50 से 55% के आसपास हिंदू थे। तो जो प्रॉब्लम से नॉर्थ ईस्ट जूझ रहा था कि भाई हमारे कल्चर में, हमारे कस्टम में इतने विविड कस्टम के लोग आ गए हैं तो वो हमारे कल्चर को शायद बर्बाद कर देंगे। तो वो प्रॉब्लम तो अभी भी है क्योंकि 50 से 55% हिंदू है, उनको एक्सेप्ट करेंगे, मतलब हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन ये सब है। अब इसके बाद की बात करते हैं। अब देखिए 2019 में इसी के चलते एक और बिल प्रस्तुत किया गया जब मोदी गवर्नमेंट दूसरे बार आती है और जनता ने उनको भारी भरकम बहुमत से एक बार और जितवा दिया। अब इस बिल में उन्होंने कुछ चेंज कर दिया। चेंज ये कर दिया कि जो हमने कानून बनाया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं उनमें से मुस्लिम और यहूदियों को छोड़ के बाकी जो भी रिलीजन है सबको एक्सेप्ट करेंगे, या क्रिश्चियन भी को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। उसमें चेंज कर दिया कि ये जो हम लोगों ने रूल बनाया है ये उन राज्यों पे इंप्लीमेंट नहीं होगा जो कि 6th शेड्यूल और ILP के अंतर्गत आते हैं। 6th शेड्यूल क्या है? 6th शेड्यूल के अंदर कुछ जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए गए हैं। कुछ स्टेट्स में मैं नाम लेना चाहूंगा। सबसे पहले असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो ये हो गए 6th शेड्यूल वाले, यानी कि जिनमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा वहां के शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरा ILP क्या है जिसपे ये लॉ लागू नहीं होगा? ILP वो है इनर लाइन परमिट। आप लोगों ने सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे आपको जाने के लिए इनर लाइन परमिट लगता है। वो इनर लाइन परमिट पे कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। तो भाई आपने देखा कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम किसमें आ गया? ILP वाले, मतलब कि वहां पे जो लोग हैं उनको प्रोटेक्शन किसका मिल जाएगा? ILP का। क्योंकि बाकी सारे जो भी वहां पे गए हैं सबको निकाला जाएगा, इवन वो हिंदू भी हो तो भी निकाला जाएगा। दूसरे में जो 6th शेड्यूल में शामिल है असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, तो इनको प्रोटेक्शन मिल गया 6th शेड्यूल के कारण। बचा कौन? एक ही स्टेट बचा जो है मणिपुर। मणिपुर को भी बाद में एक गवर्नमेंट के ही नोटिफिकेशन के द्वारा उसको किसमें शामिल कर लिया गया? तो ILP में, यानी कि इनर लाइन परमिट, जहां पे आपको जाने के लिए वहां की सरकार से परमिशन लेनी होगी कि 10-15 दिन तक घूमने जाना चाहते हैं, मौज करना चाहते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब ये 2019 में जो अमेंडमेंट एक बार और किया गया तो ये 2016 में हो रहे प्रॉब्लम से बचेगा। अब देखिए इसमें बात क्या है, आपको पता होना चाहिए कि 6th शेड्यूल में जो एक स्टेट शामिल है असम का मात्र 30% एरिया ही 6th शेड्यूल यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसका। बाकी जो 70% है वो तो अभी भी उसी प्रॉब्लम में है जिस प्रॉब्लम से वो पिछले 50-60 साल से जूझते आ रहा है। मतलब कि जितने भी रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी ये सब तो वहां पे आके बसे हुए हैं, यानी कि वहां से उनको नहीं निकाला जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना? वहां पे जो हिंदू है मतलब मुस्लिम और हम क्या बोल सकते हैं यहूदियों को छोड़ के बाकी जितनी भी तरह के रिलीजियस माइनॉरिटी है वहां पे सब लोग रहेंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? तो दोस्तों आई होप आपको ये पूरा पार्ट समझ में आया होगा। अब इसमें बात क्या है कि ये सारा मैटर कहाँ गया है? सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि जो आसाम में जो पीड़ित वर्ग है उसने क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाया है। उसने बोल दिया है कि ये जो नियम लेकर के आई है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पूरी तरीके से नल एंड वॉइड है। क्यों वॉइड है? क्योंकि इसमें आर्टिकल 14 का वायलेशन किया गया है। किसके बेसिस पे? आपको पता है ना आर्टिकल 14 क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। समझ में आया आपको? मतलब कि जितने भी लोग हमारे देश में हैं उनके साथ हम रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर नहीं सकते। और इस एक्ट में ये साफ हो रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके बीच में डिस्क्रिमिनेशन हुआ। मतलब कि मुस्लिम कम्युनिटी और यहूदी कम्युनिटी को अलग कर दिया गया, यानी कि उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, भारत एक सेक्युलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है।
तो इसमें क्या हुआ कि आप रिलीजन के बेसिस पे यानी कि धर्म के बेसिस पे तो कर ही रहे हो, तो दूसरा कारण ये बनता है अब सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आगे बढ़ती है, ये केस कितना लंबा जाएगा। अब ये बात हम लोग को समझनी है। फिलहाल असम जो है अपने प्रॉब्लम से जूझ रहा है दोस्तों, यही है लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि असम में प्रॉब्लम कहां से शुरू हुआ, सिटीजनशिप का जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, सिटीजनशिप डिस्प्यूट क्यों है। उसके बाद आपको कुछ एक्ट समझ में आए होंगे, आईटीडीटी, फॉरेनर्स एक्ट, ये सब क्यों लगाया गया और क्यों रिपील किया गया आईटीडीटी को। फॉरेनर्स एक्ट तो अभी भी लगाई हुआ है। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी और आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते समझ पाए होंगे और आप दूसरे को भी समझा पाओगे। एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, शायद जो भी डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा। नमस्कार, थैंक यू।